जय हिंद बच्चों। आज इंडियन इकोनॉमी में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता देखनी है। तो चलिए आते देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मैंने बताया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, जैसे टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये सब। तो विशेषता में क्या होती है? पहली विशेषता इनकी ये होती है, पहली विशेषता कि निजी संपत्ति का अधिकार होता है। ये बात सही है, इन्हें निजी संपत्ति का अधिकार होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति इसके स्वामित्व होते हैं। अधिकतम लाभ का उद्देश्य, ये एनी हाउ लाभ कमाना, प्राथमिक उद्देश्य इनका लाभ होता है। प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। भले इनका द्वितीयक उद्देश्य सेवा होता है, द्वितीयक सेवा होता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होती है, तो कुछ दिनों बाद क्या करती है, कोई मंदिर बना देगी, कोई ट्रस्ट बना देगी, कोई हॉस्पिटल बनवा देगी। और उसमें कम पैसे में, जैसे बिरला का बहुत सारे हॉस्पिटल है, बिरला मंदिर भी है, बिरला धर्मशाला भी है, तो सेवा भाव से करती है। और उस सेवा भाव में भी कहीं ना कहीं इनका प्राथमिक उद्देश्य छिपा रहता है। और टैक्स बचाने के लिए करती है, लाभ कमाने के लिए ही करती है। आर्थिक स्वतंत्रता होता है। ठीक है, अपने को आगे एक्सपेंड करने की और शक्ति मिल जाती है इन्हें। प्रतियोगिता की स्थिति होती है, कंपटीशन स्टेटस रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में रहते हैं। प्रतिस्पर्धा रहती है कि हम कैसे बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराएं और कस्टमर तक पहुंच अपनी बनाएं। मांग और पूर्ति का महत्व होता है। डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार ही क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस को निर्धारण करते हैं। ठीक है, जहाँ मान लीजिए छोटे पाउच में ज़रूरत है, वहाँ छोटे पाउच की व्यवस्था कराएंगे, जहाँ बड़े बड़ी ज़रूरत है वहाँ बड़े में कराएंगे। वस्तु एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता होती है। तरह तरह के मतलब की वस्तुएं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद वैरायटी होते हैं, क्वालिटी भी होती है। और राज्य सरकार का हस्तक्षेप का अभाव होता है। राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है लेकिन कम करती है। इसी को लेजस फेयर कहा गया है। ठीक है, अभाव रहता है, तो इसलिए इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आइए निजी संपत्ति का अधिकार एक एक करके समझते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार इन्हें होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, कि ये अपने संपत्ति के अनुसार ही क्या करते हैं, व्यवसाय का एक्सपेंड कर लेते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ये आप ब्याज पर भी पैसे को लेकर के व्यवसाय करते हैं। ठीक है, तो ये निजी संपत्ति का इनके पास अधिकार रहता है कि उसको कैसे यूज करें और कितना यूज करें, कब, कितना, कब, कितना, कैसे निवेश करना है, इन सब का राइट इन्हें पास रहता है, इनके पास रहता है। ठीक है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य, कंपनी जानते हैं कि हमेशा लाभ के लिए काम करती है। चाहे ये उत्पादन के जो फैक्टर होते हैं ना, उत्पादन के जो कारक होते हैं, जो चार कारक बताया गया था। ठीक है, चार कारक क्या क्या था? एक तो भूमि, चार कारक, भूमि, मजदूर, ठीक है, लैंड लेबर, लैंड लेबर, ठीक है, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी इन सब के लागतों में क्या करती है, कम करती है। चलिए लैंड के लिए जो किराया होता है, ये सोचती है कि किराया किसी तरह कम लगे, शहर से बाहर जा करके अपना ये क्या करती है, खोलने का प्रयास करती है तमाम तरह का। लेबर को भी मजदूरी वगैरह कम देना पड़े, वेजेज या सैलरी। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कम लगे, ये तमाम तरह की चीज़ों को, इंटरप्राइज का प्रॉफिट कैसे हो, इन सब का लागत पर ये हमेशा ध्यान देती है, ताकि जिसे प्रॉफिट हमेशा इनका होता रहे। ठीक है, ये चीज़ है। बात समझ में आ रही है? अब आइए, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। ये क्या करते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। ये क्या करते हैं, मौसम को देखते हुए, सीजन को देखते हुए ही किसी चीज़ को डंप करते हैं, खरीदते हैं या स्टोरेज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा। ठीक है, इन पर कोई इकोनॉमिकल मतलब कि दबाव नहीं होता है, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होते हैं। तो सरकारी अहस्तक्षेप के कारण, सरकारी अहस्तक्षेप पॉलिसी नीति के कारण इनकी आर्थिक स्वतंत्रता होती है। प्रतियोगिता की स्थिति, बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, बाजार जो है
यहाँ पर प्रतियोगी बाजार हो जाता है। प्रतियोगी, इसलिए प्रतियोगिता रहती है। ठीक है, सबको अपने ग्राहक बढ़ाने की होड़ रहती है, बढ़ाने की होड़ रहती है। तो ये एक प्रतियोगिता इसमें होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं मांग और पूर्ति। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार क्या करते हैं, वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, ये पूंजीवाद है। ठीक है, लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि पीडीएस सिस्टम, वस्तुएं महंगी भी होती है तो फ्री में यदि वितरण करना है तो वितरण होगा ही होगा। वस्तुएं एवं सेवाओं की विविधता होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। गुणवत्ता में भी ये रहती है। ठीक है, गुणवत्ता भी अलग अलग वेराइटीज की रहते हैं, इसलिए ये उपभोक्ता के फेवर में रहता है। ठीक है, उपभोक्ता को चॉइस करने की, उपभोक्ता अपना चयन कर लेता है, अपना चयन, या उपभोक्ता का जो चॉइस होती है। ठीक है, उपभोक्ता की जो इच्छा होती है उसी के अनुसार वस्तुओं का चयन कर लेता है। ठीक है, तो राज्य सरकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है, बात सही है। ठीक है, कि यहाँ लेसे फेयर की हस्तक्षेप नीति अपनाई जाती है। हस्तक्षेप नीति, तो इसमें ये स्वतंत्र होकर के काम करते हैं, स्वतंत्र होकर के काम करते हैं प्राइवेट व्यक्ति, इसीलिए आगे बढ़ने की। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था बताया था जहाँ जिसका स्वामित्व कौन होता है, सरकार होता है, और ये सेवा के भाव से कार्य करती है। जैसे कम पैसों में क्या करेगी, हॉस्पिटल खुलवा देगा, हॉस्पिटल में इलाज कराएगी, 1 रुपये में हॉस्पिटल में इलाज प्लस दवा वगैरह सब कुछ। फ्री एजुकेशन व्यवस्थाएं तमाम तरह के देखते हैं, फ्री में पीडीएस में भोजन वगैरह की व्यवस्थाएं। तो देखिए इनकी कुछ विशेषताएं क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है सबका, केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं इसे, और उसी तरह उसे क्या करते हैं, इसे विकेंद्रीकृत, जहाँ राज्य का हस्तक्षेप अभाव कम होगा तो इन्हें विकेंद्रीकृत भी कहेंगे, इसमें निजी पूंजीवादी में। अब देखेंगे आर्थिक विषमताओं में कमी होती है, वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, राज्य और सरकार की व्यापक भूमिका होती है, राज्य और सरकार की व्यापक भूमिका होती है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है, इसमें सबका, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी प्लेस है, सरकारी स्थान, तो इसमें एक समूह का स्वामित्व होता है। जैसे गांव का कोई तालाब है, गांव का तालाब का प्रयोग है, ये सामूहिक स्वामित्व होता है। केंद्रीकृत नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन इसलिए कि यहाँ से सारी चीज़ें निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसलिए केंद्रीकृत एक प्लानिंग के वे में कार्य होता है। आर्थिक विषमताओं में कमी, यहाँ पर क्या है कि कोई मान लीजिए कि धनी है और कोई गरीब है। ठीक है, तो इनके कमी को किया जाता है किसके माध्यम से, पीडीएस सिस्टम से, कोई सब्सिडी दे करके, अनुदान दे करके, कोई सहायता दे करके। ठीक है, कमी की जाती है, सरकार हमेशा प्रयास करती रहती है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति, यहाँ पर वर्ग संघर्ष की नहीं होता है, अलग अलग वर्गों के हिसाब से व्यवस्थाएं, ठीक है, वर्गों के अनुरूप व्यवस्था कर ली जाती है, अनुरूप व्यवस्था दी जाती है, तो इसलिए संघर्ष नहीं होता है। इसे बताया जाता है कि ये सिस्टम इनके लिए है, नहीं है, तमाम तरह के। राज्य सरकार की व्यापक भूमिका होती है, इसमें सरकार जो होती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, लगभग सभी कार्य सरकार के द्वारा ही होते हैं, सरकार के द्वारा सभी कार्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि दोनों का मिला हुआ रूप है, पूंजीवाद और समाजवाद। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिला हुआ रूप है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी का सह अस्तित्व होता है, आर्थिक नियोजन कहते हैं इसके। ठीक है, आर्थिक नियोजन होता है, सरकार के नियामक के रूप में भूमिका होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व इसलिए कि कहीं मान लीजिए कि जहाँ सरकार कमजोर है, सरकार सक्षम नहीं है, सरकार डाउन है, उसमें हमें क्या करते हैं कि निजी को शामिल कर लेते हैं और मिल करके कार्य चलाते रहते हैं।
ठीक है, किसी किसी क्षेत्र में आर्थिक नियोजन एक टोटल इकोनॉमी जो होती है, जो आय होता है और इसके बाद व्यय का होता है, इनके बीच का ब्यौरा तैयार किया जाता है। और ब्यौरा यही जो होता है एक नियोजन होता है। नियोजन यानी कि एक निश्चित समय में कौन सी राशि किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र मतलब कि रक्षा का क्षेत्र हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इसमें कितना खर्च किया जाएगा, इसकी बात की जाती है। सरकार के नियामक के रूप में सरकार का रोल क्या होता है, रेगुलेट करता है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं टेलीकॉम में, जैसे मान लीजिए एयरटेल है, जियो है, लेकिन इन सब पर अंकुश कौन लगाता है, सरकार लगाती है। सरकार ट्राई के अंतर्गत सरकार आपन अंकुश लगाती है, जो ट्राई वगैरह बनाती है इसके अंकुश लगाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। क्यों? क्योंकि निजी और सरकारी दोनों की भूमिका होती है, तो इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, सामूहिक नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे क्या तर्क है, तो इसको हम लोग देखते हैं। राज्य सरकार के पूंजी का अभाव था, इसलिए हमने हवा लिया किसी किसी क्षेत्रों में। निजी क्षेत्रों के पास उपलब्ध पूंजी और तकनीकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, भाई निजी के पास में टेक्नोलॉजी भी है, पूंजी भी है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करने के लिए, ताकि राज्य के अनुसार और संरचनात्मक ढांचे का विकास सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए और संरचनात्मक विकास ढांचे जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, इन सब का विकास सामाजिक वेलफेयर कल्याण के लिए किया जा सके। ठीक है, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार के पास पूंजी कम थी, तो इसलिए निजी लोगों को सहभागिता लेकर के और पहुंच को सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाए, दो पहिए हो जाएंगे तो और गाड़ी तेज चलेगी। गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान हेतु जल्दी गरीबी बेरोजगारी खत्म होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मिश्रित रहेगा, दोनों लोग निजी और सार्वजनिक मिलकर आगे चलेंगे तो बहुत जल्दी आगे हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य सरकार के पूंजी एवं संसाधनों का अभाव होता है। उसी चीज को आपने देखा है कि पूंजी जहां भी अभाव होगा तो उसमें सहयोग उसका ले लेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उसके पॉइंट को एलिब्रेट करके है। ये बात समझ में आपको आई होगी। चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।